नेपाल में नाराज नागरिकों ने अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया, यानी फूंक दिया। 25,000 से ज्यादा फाइलें जलकर राख हो गईं। वैसे तो यहां प्रधानमंत्री के घर से लेकर मंत्रियों के घर, संसद और मीडिया हाउस की बिल्डिंगों को भी फूंक दिया गया। मगर समझने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने संसद और सुप्रीम कोर्ट में आग लगाई, उनके मन में क्या चल रहा होगा। संसद तो थोड़ी देर के लिए माना जा सकता है कि नेताओं का अड्डा है, मगर सुप्रीम कोर्ट, जिसे न्याय का मंदिर कहा जाता है, क्या वहां आग लगाना इतना आसान है? बाहर से नहीं, भीतर से माने यहां से। जिस अदालत को लेकर हम न्याय की उम्मीद पालते हैं, बार बार निराशा मिलने के बाद भी आशा के दामन को थामे रखते हैं, उस न्यायपालिका के सबसे बड़े मंदिर को आग के हवाले करना, सोचिए कितना कठिन रहा होगा। और वो कौन सी परिस्थितियां रही होंगी जिन्होंने जनता को अपनी ही न्यायपालिका के खिलाफ ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया होगा। नेपाल में लोग न्यायपालिका से इस कदर नाराज क्यों थे, वो तो वहां का मामला है। मगर ऐसी परिस्थितियों में हमें अपने देश के बारे में आत्मावलोकन करने की जरूरत है कि क्या हमारे देश की अदालतें भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं जो जनता का भरोसा तोड़ने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस रेखा शर्मा ने पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने हेडलाइन दिया कि भारत की न्यायपालिका में जो न्याय की मूर्ति है, उसके भीतर एक दिल होना चाहिए और वो दिल धड़कता हुआ होना चाहिए। ये बात क्यों निकल कर आई है? अभी पिछली ही वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से राम मंदिर के फैसले पर बेहद गंभीर सवाल पूर्व जस्टिस मुरलीधर ने उठाए हैं। इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। और अभी हम कम से कम दर्जन भर मामलों को याद करेंगे जो सीधे सीधे जनता का न्यायपालिका के ऊपर भरोसा कमजोर करने वाले हैं, और बार बार का भरोसा टूटना ही नाराजगी में तब्दील होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम भारत की न्यायपालिका में बैठे तमाम जजों और सुप्रीम कोर्ट में बैठे 34 जजों से, खासकर चीफ जस्टिस BR गवई से ये सवाल करते हैं और कहते हैं कि साहिब, जनता को भरोसे में लीजिए। लोकतंत्र भरोसे का नाम है और आप तो लोकतंत्र के प्रहरी के मुखिया हैं। पूरे मामले को ध्यान से सुनिएगा, मसला बेहद गंभीर मोड़ ले चुका है। उधर भाजपाई सत्ता ने एक बार फिर से तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा वाले खेल को सिद्ध कर दिया है। कहानी महाराष्ट्र की है। जब बात लोकतंत्र में भरोसे की हो रही है तो मोदी सत्ता का एक और कारनामा देखेंगे, जिसने भारत और लद्दाख के लिए अपना जीवन खपा देने वाले सोनम वांगचुक को एक बार फिर से 35 दिनों तक भूख हड़ताल करने पर मजबूर कर दिया है। उधर गुजरात के नरेंद्र मोदी के मॉडल का गुब्बारा एक बार फिर से फूटा है। 90,000 गरीबों ने अपने बच्चों के लिए शिक्षा मांगी और मोदी का डबल इंजन सिर्फ 170 को ही दे पाया है। ये आंकड़े किसी भी सत्ता के लिए, खासकर खुद को विश्वगुरु कहने वालों के लिए, चुल्लू भर पानी की खोज शुरू करवाने के लिए काफी है। और वहीं एक डबल इंजन है राजस्थान का, जहां भाजपाई सरकार वो कर रही है जिसकी कोई जरूरत नहीं, यानी टोपी पहनाने वाला काम, एंटी कन्वर्जन बिल। और तो और भाजपा के विधायक मुसलमान विधायकों से जो कह रहे हैं वो बताता है कि ये लोग देश की जनता को कहां लेकर जाना चाहते हैं। सभी मुद्दे बेहद गंभीर हैं, जरूरी हैं, विस्तृत बात करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टर्न से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले गुजरात की इस खबर को देखिए। यहां सरकार ने आंकड़े दिए हैं कि गुजरात में हीरा श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए 89,948 यानी मोटा मोटी 90,000 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन अब तक केवल 170 स्कूलों की बच्चों की फीस यानी वित्तीय सहायता प्रदान की गई। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि 90,000 लोग मांग रहे हो और मिल रहा हो खाली 170 को? रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर यह सहायता योजना शुरू की गई थी, यानी अपनी नौकरी गंवाने वाले हीरा श्रमिकों को सहायता देने के लिए ये योजना लाई गई ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनके बच्चों की शिक्षा बाधित न हो। ये सीधे खाते में पैसा भेजा जाता है, मगर जांच के नाम पर, पात्रता की जांच के नाम पर महीनों पहले लोग आवेदन करके बैठे हुए हैं और अब तक चीजों को लटका कर रखा गया है। सूरत में अब तक एक भी कर्मचारी को सहायता नहीं मिली है। वहीं अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद हीरा फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की नौकरी पर और ज्यादा संकट गहरा गया है। यानी योजना का ऐलान हो गया, अखबारों में छप गया, टीवी में आ गया, खाते में पैसा आए चाहे ना आए, बच्चों की पढ़ाई हो चाहे न हो। यह है गुजरात मॉडल, जिस मॉडल को देखकर और बेचकर पूरे भारत में सत्ता हथियाया गया। गुजरात के बगल में है महाराष्ट्र। यहाँ की सत्ता कैसे हासिल हुई, वोट चोरी के कितने गंभीर आरोप लग रहे हैं, 1 करोड़ वोट बढ़ाने के आरोप लग रहे हैं, वो सब तो मसला अलग है। मगर याद करिए, साल 2024 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला खुला तो एक कंपनी का नाम सामने आया, मेघा इंजीनियरिंग।
इस मेगा इंजीनियरिंग ने भारतीय जनता पार्टी को अकेले 519 करोड़ रुपया डोनेट किया था, यानी 5.25 अरब रुपया मोटा मोटी। और अब देखिए, उसी कंपनी पर अवैध खनन के लिए 94.6 करोड़ का जुर्माना लगा था, मगर महाराष्ट्र सरकार ने जुर्माना माफ कर दिया। अब जरा सोचिए कि इसने जो अवैध खनन किया उससे किसका नुकसान हुआ? देश का। किसकी संपत्ति लूटी गई? जनता की। चोरी करने पर जुर्माना लगा, जुर्माना यदि वसूला जाता तो कहां जाता? सरकारी खजाने में। 94 करोड़ में से 1 करोड़ तो जनता की जेब में कम से कम आता ही, मान लेते हैं कि बाकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता, मगर फिर भी सरकारी खजाने में जाता ना, और लोग इस तरह से अवैध खनन करने से बचते। मगर भाजपाई डबल इंजन ने जुर्माना माफ कर दिया। वैसे भी जिस कंपनी ने 519 करोड़ का चंदा दिया हो भाजपा को, उसी भाजपा की सरकार जुर्माना कैसे वसूल सकती है? जुर्माना वसूल लिया तो फिर चंदा कैसे लेंगे? लोग तो कहने लगे हैं कि हो सकता है जुर्माना 94 करोड़ भरना था, बात हो गई हो, सेटिंग हो गई हो कि भाई 94 करोड़ जुर्माना देने से बेहतर है 50 करोड़ हमको दो, 44 करोड़ तुम्हारा बचेगा। अब जरा सोचिए, जब इस तरह से सीधे जनता के धन की लूट होगी तो जनता नाराज होगी कि नहीं? इसी इलेक्टोरल बॉन्ड में लूट खसोट के कितने आरोप लगे। लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि मामलों की जांच करवाइए, क्या चंदे के बदले धंधा दिया गया, क्या जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके धन उगाही की गई, क्या कनपट्टी पे बंदूक सटा के जेल का डर दिखाकर लोगों से वसूली हुई? तो पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कुछ नहीं किया, यानी उन्होंने कह दिया कि चलो चलो जो हो गया सो हो गया, काम खत्म करिए। दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि चौकीदार कहे कि देखिए ये चोरवा है, इसी ने चोरी की है, और फिर छोड़ दे। यानी चोर पकड़ा गया मगर सजा नहीं, जांच ही नहीं हुई ताकि चोर कायदे से चिन्हित हो सके। हालांकि पता तो सबको है कि चोरवा कौन है और क्यों नहीं पकड़ा गया। अब मैं दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस रेखा शर्मा के लेख से कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में उमर खालिद का मामला अदालत में पहुंचा था और एक बार फिर से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। आपको बता दें कि उमर खालिद और अन्य लगभग 9 लोग लगभग 5 साल से जेल में बंद हैं और अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। अदालतें उनकी जमानत याचिकाओं को बार बार टालती रहती हैं और लंबे समय बाद खारिज कर देती हैं, जबकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि हर व्यक्ति को तेजी से उनके मामले की सुनवाई का अधिकार है। लेकिन ये सारी बातें खाली कागजों में हैं। सवाल है कि कल को जब उमर खालिद और अन्य लोग बरी हो जाएंगे, यदि बरी हो जाएंगे, तो उनका जो समय का नुकसान हुआ, जो प्रताड़ना मिली, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उसकी भरपाई कौन करेगा? जस्टिस रेखा शर्मा ने लिखा है कि अब समय आ गया है कि जो न्याय चाहने वाले लोग हैं वो लोग न्याय का झंडा उठाएं, यानी झंडा बुलंद करें। न्याय की मूर्ति चाहे मिट्टी की हो या पत्थर की, उसमें एक दिल होना चाहिए और उसे धड़कना चाहिए। न्याय की मूर्ति यानी न्याय मूर्ति भी समझ लीजिए, यानी जस्टिस। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जज साहब लोग भाजपा नेताओं के घर खाना खाने पहुंच जाते हैं। पता नहीं कितनी भूख है इन लोगों को। कोई प्रधानमंत्री को ही अपने घर बुला के घंटी बजवा लेता है, कोई सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में ही चाय पिलाने लगता है बैठा के। और ये सब होगा क्यों नहीं जब भाजपा के प्रवक्ताओं को जज बनाया जाएगा। यानी अब तक जज प्रवक्ता बन रहे थे, यानी कुर्सी छोड़ छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे थे, कोई सांसद बन रहा है, यानी भाजपा की भाषा बोल रहे थे, और अब पूर्व भाजपा प्रवक्ताओं को ही जज बनाया जाने लगा। महाराष्ट्र का केस हमने दिखाया था। बहरहाल जस्टिस रेखा शर्मा लिखती हैं कि जमानत नियम है, जेल अपवाद है। ये बात 50 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मगर अब इस नियम का पालन तो दूर, बहुत दूर की बात है, केवल उल्लंघन हो रहा है। सरकार के वकील यानी सॉलिसिटर जनरल की बात माने तो ऐसा लगता है कि मुकदमे के आखिर तक इन लोगों को जेल में ही रहना होगा, जबकि मुकदमा तो अभी शुरू नहीं हुआ। लगभग 5 साल का समय बीत गया, यानी देश में न कोई संविधान है न कोई कानून है, सब कुछ सत्ता के इशारे पर चलता हुआ दिख रहा है। ये मैं कह रहा हूं, यानी जो पसंद ना आए, जिसकी बातें पसंद ना आए, जिससे खतरा नजर आए अपनी कुर्सी को, उस पर कोई भी आरोप लगाओ, गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो, सड़ता रहे। आखिर यही तो तानाशाही होती है। मगर समझने वाली बात यह है कि भारत में लोकतंत्र का चोला ओढ़ के सब कुछ किया जा रहा है। तानाशाही में सबको मालूम होता है कि भाई तानाशाही चल रही है, ये मत करो वो करो, मगर यहाँ खेल उल्टा है। लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही चलती हुई दिख रही है। वरना सोचिए, 5-5 साल से लोग जेल में बंद हैं, अब तक मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ, और जनता के पैसे पर चलने वाला पलने वाला वकील कह रहा है कि मुकदमे के आखिर तक जेल में रहना होगा। यानी इस तरह से तुम 50 साल तक मुकदमा चालू ही मत करो, आदमी आरोपों के आधार पर ही मर जाए जेल में सड़ सड़ के। पूर्व जस्टिस रेखा शर्मा के लेख में एक और मामले को याद किया गया है। वो है पुणे का एक अमीर व्यापारी का बेटा, जिसने शराब के नशे में एक कार से 2 लोगों को कुचल दिया, और ऐसा करने वाले अमीर बाप की औलाद को सिर्फ एक निबंध लिखने के लिए कहा गया और ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने की शर्त पर जमानत मिल गई। जरा सोचिए, जब अदालतों से या फिर व्यवस्थाओं से ऐसी चीजें निकलेंगी, जो अमीर है वो एक निबंध लिख के छूट जाएगा, जो गरीब है वो न्याय के लिए भटकता रह जाएगा, 5-5 साल तक जेल में सड़ता रह जाएगा बिना सुनवाई के,
तब जब जनता इन चीजों को देखेगी तो क्या न्यायपालिका के प्रति उसे नाराजगी नहीं होगी, भरोसा कमजोर नहीं होगा? आसाराम और राम रहीम जैसों को याद करिए। राम रहीम की जब इच्छा होती है जेल से बाहर आता है। अब तक संभवतः दर्जन भर से ज्यादा बार पैरोल मिल चुकी है उसको, जबकि वो दोष सिद्ध हत्यारा है और बलात्कारी है। यानी सिर्फ आरोप नहीं है, ये भी नहीं कि मुकदमा चल रहा है, वो दोष सिद्ध आदमी है। अदालत में सिद्ध हुआ है कि इसने हत्या की या करवाया जो भी है, और ये बलात्कारी भी है। फिर भी हर चुनाव से पहले भाजपा के लोग इसे बाहर लाते हैं और कथित रूप से वो भाजपा के लिए वोट मांगता है, यानी वोट की सेटिंग करता है। और तो और जिस अधिकारी ने बार बार राम रहीम को पेरोल पर बाहर किया, उस अधिकारी को भी भाजपा की तरफ से कथित इनाम मिल गया। कहा जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति सिद्ध रूप से दोषी न हो, यानी दोष सिद्ध न हो जाए, तब तक सजा का हकदार नहीं है। मगर भारत में न्यायपालिका ने दूसरा ही खेल शुरू कर दिया है। दोष सिद्ध राम रहीम जब चाहे बाहर आ जाता है, हर जगह उसकी पैठ है, सत्ता में उसकी सेटिंग है, दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। और इधर उमर खालिद जैसे तमाम लोग जिन पर मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ, सालों से जेल में बंद है। अब जरा सोचिए, भारत का संविधान ही कहता है कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, यानी जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, न्याय में पक्षपात है, प्रक्रिया को ही सजा नहीं बनाना चाहिए, जमानत पर रिहा करना नियम है। हमने भी यही पढ़ा था कि 99 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये भारत की व्यवस्था है। मगर आज के हालात ठीक उल्टे हो गए हैं। अपने लेख में जस्टिस रेखा शर्मा ने न्याय की मूर्ति के भीतर धड़कता हुआ दिल होना चाहिए ऐसा लिखा है। मगर मुझे लगता है कि हर न्यायमूर्ति के भीतर धड़कता हुआ दिल होना चाहिए, जो अपनी मर्जी से धड़कता हो, किसी सत्ताधारी के रिमोट कंट्रोल से नहीं, किसी के साथ घंटी बजाने को लेकर नहीं, किसी मुख्यमंत्री के बुलावे पर जजों का झुंड लेके खाने के लिए नहीं। ऐसे जज होने चाहिए जिनका दिल संविधान को देखकर धड़कता हो। मगर समझने वाली बात यह है कि जब ये चीजें नहीं होंगी तो लोगों का भरोसा टूटेगा, और ऐसे ही भरोसे टूटने का परिणाम नेपाल में देखने को मिला है, जहां लोगों ने अपनी ही न्यायपालिका के सबसे बड़े मंदिर में आग लगा दिया। अभी पिछली ही वीडियो में हमने राम मंदिर वाले मामले पर बात किया था, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के ही पूर्व जज जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं मिला, फिर भी मंदिर बनाने का आदेश दिया। किसी ने मांग नहीं किया था मंदिर का, फिर भी आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मस्जिद को ढहाना अपराध था, मगर अपराधियों को कोई सजा नहीं मिली। अब याद करिए, चुनाव संबंधित कितने सारे मामले अदालतों में जाते हैं और सालों साल लटके रह जाते हैं। चुनाव को लेकर जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी 2019 में, उन पर सुनवाई 2024 के लोकसभा चुनाव में हो रही थी, यानी 5 साल बाद। इसी तरह से आयुक्तों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि होली बात सुनेंगे, अब तक हुजूर की होली आई ही नहीं। वोटिंग प्रक्रिया को लेकर भी तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट में जाते रहते हैं। अब ये SIR का मामला ही याद करिए, कितना लंबा चल रहा है, और निकला क्या? ठन गोपाल वही निकल के आया जो भाजपा IT सेल के मुखिया अमित मालवीय चाहते थे। यानी जो भाजपा की लाइन थी वही 1 महीने बाद यहां से निकल कर आती है। फायदा किसको? बीजेपी को, मोदी शाह को। अडानी से संबंधित मामले अदालत में जाते हैं तो उनका क्या होता है? क्या हुआ हम सबने देखा। महाराष्ट्र चुनाव को याद करिए, शिवसेना के नेताओं ने तो साफ साफ कह दिया कि महाराष्ट्र में जो हुआ, जो लोकतंत्र की लूट हुई, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ है। चंद्रचूड़ की कुर्सी पर आने से पहले ही, यानी चीफ जस्टिस बनने से पहले ये मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में। हुजूर का 2 साल का कार्यकाल निपट गया, मगर वो महाराष्ट्र के मामले को निपटा नहीं पाए। यानी साफ साफ दिखता है कि जानबूझकर मामले को खींचा गया और बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया। आखिर कौन इतना नासमझ है जिसे पता नहीं चलेगा कि चंद्रचूड़ किसके इशारे पर या किसके फायदे के लिए काम कर रहे थे, या फिर उनके कार्यों से किसको फायदा हो रहा था? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब लोकतंत्र की साख और चुनावी मामले दांव पर लगे हों, तब भी पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने खुले तौर पर भाजपा की मदद की। यानी ऐसा काम किया जिससे बीजेपी को फायदा हुआ, खुलेआम हुआ, और ऐसी बातें की जिससे लोगों का भरोसा बना रहा, यानी सबकी आंखों पर धोखे का पर्दा डाल दिया। हाल ही में हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाया, यानी ऐसी बकवास जो नफरती चिंटू करते हैं। राजनीति का इतना ही शौक है तो हुजूर इस्तीफा देकर आ जाइए मैदान में, काहे कुर्सी को गंदा करना है। सवाल है कि यही जस्टिस दत्ता आज तक भाजपा नेताओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी क्यों नहीं कर पाए। जिस पाकिस्तान ने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को मार दिया, इसके बाद हमारे लगभग 10 जवान शहीद हुए और भी हमारे ढेर सारे जनमानस का नुकसान हुआ, उसी पाकिस्तान के साथ अमित शाह का बेटा क्रिकेट खिलवा रहा है। क्या जस्टिस दत्ता अमित शाह और उनके परिवार की राष्ट्रीयता की जांच करेंगे, उनकी राष्ट्रभक्ति पर टिप्पणी करेंगे? जिस चीन ने हमारे खिलाफ पाकिस्तान की मदद की, उस चीन के साथ भारत के प्रधानमंत्री जाकर हाथ मिलाते हैं, ठहाके लगाते हैं। क्या नरेंद्र मोदी की देशभक्ति पर कोई जांच होगी? क्या जस्टिस दत्ता हिम्मत जुटाएंगे उनके बारे में कुछ बोलने के लिए? बिल्कुल नहीं। उसके लिए भीतर धड़कता हुआ दिल होना चाहिए। मगर जब देश की जनता इन चीजों को देखेगी और देख रही है, तो क्या उनका भरोसा मजबूत होगा? चीफ जस्टिस BR गवई ने अपने ही कलम से महाराष्ट्र में अपने भतीजों को हाईकोर्ट में जगह दे दी। क्या ये भाई भतीजावाद नहीं है? हमने आपको दिखाया है कि दर्जनों ऐसे मामले हैं जहां रिटायर होते ही जजों को बढ़िया बढ़िया पोस्ट दे दिए जाते हैं, और जब इन जजों के फैसले देखे जाते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने बीजेपी को, यानी मोदी शाह की सरकारों को खूब फायदा पहुंचाया। इन चीजों से जनता का भरोसा बढ़ेगा या कमजोर होगा? अभी हाल ही में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से पटना हाईकोर्ट के
के चीफ जस्टिस को 56 सीनियर जजों को किनारे करके सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया। जस्टिस पंचोली से सीनियर 56 लोग थे, वो सब नाकाबिल थे, इनके भीतर बहुत ज्यादा काबिलियत थी, तभी तो कोलेजियम ने बुला लिया। क्या देश की जनता ये सब कुछ नहीं देख रही है? न्यायिक जगत में भ्रष्टाचार की तमाम कहानियां रोजाना सामने आ रही हैं। कहीं करोड़ों रुपए कैश पकड़ा जाता है, कहीं भाजपा विधायक जज से फोन करके जुगाड़ लगाते हैं, और कहीं सुप्रीम कोर्ट के जज एक हाई कोर्ट जज से कहते हैं कि देखो फलाना मामले में फला फला पक्ष में फला फला फैसला दे दो, और ये सब कुछ अदालतों से ही निकल कर बाहर आ रहा है। तो ये चीजें देखकर देश की जनता का भरोसा बढ़ेगा या कमजोर होगा? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि समूचा विपक्ष न्यायिक भ्रष्टाचार पर, यानी न्यायपालिका के भीतर के भ्रष्टाचार पर सन्नाटा काहे मार लेता है? जो राहुल गांधी नारा देते हैं कि डरो मत, उन्होंने भी शायद ही कभी आज तक खुलकर न्यायपालिका के इन भ्रष्टाचार पर बोला हो। विपक्ष के तमाम नेताओं को देख लीजिए, कोई भी न्यायिक भ्रष्टाचार पर कुछ बोलता ही नहीं। खुलेआम भाजपा के पूर्व प्रवक्ता को हाईकोर्ट में जगह दे दी गई, खुलेआम भाई भतीजावाद हो रहा है, भाजपा के नेता जजों को फोन करके जुगाड़ लगा रहे हैं, यानी नंगी आंखों से सब कुछ देखा जा सकता है, फिर भी विपक्ष इस मामले पर शांत है। आखिर किस बात का डर है? पहले आप चुप रहकर किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, गलत को होने देते हैं, और जब बात हद से आगे निकल जाती है तो कहते हैं कि डरो मत। देश की जनता के सामने हजारों समस्याएं हैं। 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन के भरोसे जिंदा हैं। 100 करोड़ लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं है, मगर भाजपाई सरकारें बार बार हिंदू मुस्लिम में घुसाने की कोशिश करती हैं। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित हो गया है, यानी ऐसा लगता है कि भाजपा सरकारों की नजर में सबसे बड़ी समस्या यही रह गई है, बस ये हो गया तो सब सुलझ जाएगा। सवाल ये है कि चलिए ये तो आपने कर लिया, उत्तर प्रदेश ने भी कर लिया था आपसे पहले, मगर इससे हुआ क्या? क्या उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याएं दूर हो गई? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या महिलाएं सुरक्षित हो गई? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? सवाल है कि जो सरकारें धर्मांतरण को लेकर कानून बनाने में जल्दबाजी दिखाती हैं, वाहवाही करती हैं, वो कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते कि कोई भी 20 साल से अधिक का युवा बेरोजगार नहीं रहेगा? रोजगार की गारंटी देंगे, सरकार देगी, और रोजगार नहीं दे पाए तो भत्ता देगी। तो ऐसे कानून बनाइए, कहिए कि किसी भी महिला के साथ को हम गलत नहीं होने देंगे, कोई ठेकेदार सरकारी निर्माण में भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा, सभी को मुफ्त शिक्षा देंगे, सभी को फ्री दवाई देंगे। ऐसे कानून बनाना है तो बनाइए, दम है तो बनाइए, लेकिन ये सब नहीं करेंगे। वो करेंगे जिसके पीछे इन सारे मुद्दों को छिपाया जा सके। और देखिए ना, भाजपा के विधायक मुस्लिम विधायक से कह रहे हैं कि घर वापसी कर लीजिए। सवाल है कि जब इस देश का संविधान सभी को अपनी मर्जी से धन चुनने का अधिकार देता है, तो ये भाजपाई होते कौन है? किसी को ये बताने वाले कि किसके घर में रहना है, वापसी करना है कि जहां है वहीं रहना है। मगर आपको पता है, सबको पता है कि तमाम समस्याओं से ध्यान भटकाने का ही ये जरिया है। हालांकि ये जरिया बहुत देर तक टिकने वाला भी नहीं है। लिख कर रख लीजिए, अभी नेपाल में भी हिंदू राष्ट्र की डिमांड हो रही थी, लेकिन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा बना, सत्ताधारियों की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो गया। ये मुद्दे ज्यादा बड़े हैं। इतने साल हो गए जम्मू कश्मीर से धारा 370 में संशोधन किए, और कितनी ही बार मोदी शाह की सरकार ने लोगों से वादा किया, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल कर देंगे, मगर अब तक कुछ भी नहीं हुआ। अब इसे लेकर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लेह एपेक्स बॉडी ने घोषणा किया है कि वो लोग संविधान की 6ठी अनुसूची और राज्य के दर्जे के तहत लद्दाख को शामिल करने की अपनी मांग को लेकर लेह में 35 दिन का उपवास शुरू करेंगे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक ने कहा कि हमने अनशन पर जाने का निर्णय लिया है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में गृह मंत्री ने उनकी मांगों पर कोई बैठक नहीं बुलाई। 2 महीने से बातचीत बंद है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सोनम वांगचुक का कहना है कि यह उपवास 35 दिन तक चलेगा, और गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर का दिन प्रदर्शन का ऐतिहासिक दिन होगा। वैसे पिछले 11 साल से मोदी सत्ता के कार्यकाल को यदि आप देखें तो इनका पूरा ध्यान सरकार बनाने में होता है, सरकार चलाने में नहीं, वरना स्थिति इतनी खराब नहीं होती। अदालत में खड़े होकर इन लोगों ने वादा किया था, उससे भी मुकर जाते हैं। अब जरा सोचिए, जब अदालतों से भी इस तरह से लोगों को मायूसी मिलेगी तो जनता क्या करेगी? सवाल है कि क्या भारत की तमाम संवैधानिक संस्थाएं और सत्ता में बैठे लोग आसपास की परिस्थितियों को देख रहे हैं? क्या उससे समझ लेने की कोशिश कर पा रहे हैं, या फिर आंखें मूंद लिया है? आप लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।